जय हिंद दोस्तों, मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपका स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ब्रिटिश शासन और सुदृढ़ीकरण। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ब्रिटिशर्स जब भारत आए होंगे तो वे अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए कई नीतियों का निर्माण किया होगा और उसे लागू की नीतियों के बारे में बात कर रहे थे और उनके प्रभाव को जाने, कितना बुरा प्रभाव हुआ। तो स्वाभाविक है, जब अंग्रेज़ इस तरह की नीति बनाएंगे तो आंदोलन होगा ही। इसी प्रकार की नीतियों के खिलाफ असम में पत्थर घाट किसान विद्रोह हुआ। हम लोग उस विद्रोह के बारे में जानते हैं। 1894 में असम में अंग्रेज़ों की कर नीतियों के खिलाफ पत्थर घाट किसान विद्रोह हुआ था। यह 28 जनवरी 1894 को राजस्व में वृद्धि का विरोध करने वाले लगभग 140 किसानों को बेवजह पुलिस गोलीबारी में मार दिया गया। देखिए, पत्थर घाट विद्रोह तो हुआ, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए 140 किसानों को पुलिस गोलीबारी में मार दिया। आप लोग जालियांवाला बाग के बारे में जानते होंगे। इतिहास में पत्थरघाट किसान विद्रोह भी दर्ज है, जिसे असम के जालियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। पत्थरघाट को असम के जालियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ भी 140 किसानों को बेवजह मार दिया गया था। पत्थरघाट किसान विद्रोह भी इतिहास में दर्ज है। किस वर्ष अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ असम में पत्थरघाट किसान विद्रोह हुआ? ऑप्शन ए 1894, ऑप्शन बी 1873, ऑप्शन सी 1862, ऑप्शन डी 1885। इन विच ईयर डिड द पत्थरघाट पीजेंट अपराइजिंग अगेंस्ट द टैक्स पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश टुक प्लेस इन असम? तो इसका आंसर होगा ए 1894, 1894। इतना सब कुछ होने के बाद मेरे मन में एक विचार आ रहा है। विचार के बारे में डिस्कस करेंगे हम। अपने मन के विचार को हम बताएंगे। कुछ देर रुक जाइए। सबसे पहले निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, बंगाल को सहायक संधि की नीति द्वारा ब्रिटिश शासन के तहत लाया गया था। डलहौजी ने अवध को व्यापगत का सिद्धांत नीति से जोड़ा था। कौन से कथन सत्य हैं? इसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि बंगाल को किस संधि के तहत ब्रिटिश शासन के अंतर्गत लाया गया था। क्या यह स्टेटमेंट सही है या गलत? तो चलिए शुरू करते हैं। 1764 में अंग्रेज़ों ने बक्सर की लड़ाई जीती। बंगाल को इलाहाबाद की संधि द्वारा ब्रिटिश शासन के अधीन लाया गया था। सहायक संधि के अंतर्गत नहीं लाया गया था। क्लियर हो गया? इलाहाबाद की संधि के द्वारा लाया गया था। अंग्रेज़ों ने भारत के सम्राट शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला अवध के नवाब के साथ इलाहाबाद की दो अलग अलग संधियों का समापन किया। इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी को ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के एवज में अनुदान दिया। निजामत कार्यों के बदले कंपनी को 53 लाख का भुगतान किया जाना था। वहीं बात करें अवध को, पहली बार 1801 में सब्सिडरी अलायंस के तहत लाया गया था, ना कि व्यापगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स नीति के अंतर्गत नहीं जोड़ा गया था। अवध को इसे सब्सिडरी अलायंस के तहत लाया गया था, वो भी 1801 में। यह सब्सिडरी अलायंस के तहत लाए गए सबसे पुराने राज्यों में से एक था। बाद में 1856 में अवध को गलतफहमी के बहाने डलहौजी ने निकाल दिया। अच्छा, बाद में डलहौजी को यह एहसास हुआ कि मुझसे गलतफहमी हो गया, सब्सिडी अलायंस के तहत अवध को मिलाना एक गलती है। वाजिद अली अवध के नवाब के बहुत सारे बच्चे थे, अपने जैविक पुत्र थे, बायोलॉजिकल बच्चे थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, बंगाल को सहायक संधि की नीति द्वारा ब्रिटिश शासन के तहत लाया गया था। ऑप्शन बी, डलहौजी ने अवध को व्यापगत का सिद्धांत नीति से जोड़ा था। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल ए सत्य है, ऑप्शन बी केवल बी सत्य है, सी दोनों सत्य है, डी कोई सत्य नहीं है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया है दोनों में से कोई सत्य नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ चुके हैं, हमने बहुत कुछ जाना, लेकिन अब उस पड़ाव पे ब्रिटिश पहुंच चुके थे, अपने साम्राज्य को इतना विस्तृत कर चुके थे, इतना फैला चुके थे कि उनके पास इंग्लैंड से जो उनके कर्मचारी या पदाधिकारी आए थे वो कम पड़ने लगे थे। इतने बड़े भारत, इतना बड़ा साम्राज्य था, उसको संचालित करने के लिए, उस पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, प्रशासन करने के लिए बहुत अधिक
मानव बल की आवश्यकता थी, ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता थी, मानव संसाधन की आवश्यकता थी, जो कि असंभव था इंग्लैंड से लाना और यहाँ पे नियुक्त करना। अंग्रेज़ों ने सोचा क्यों ना भारतीयों को ही नियुक्त करके और इस सामने बड़े साम्राज्य पे राज किया जाए। लेकिन अंग्रेज़ सोचते थे कि भारतीय तो बेवकूफ़ है, वो हमारी तरह सोचते नहीं, उनके अंदर शिक्षा नहीं है। तब उनके मन में एक ख्याल आया, क्यों ना भारतीयों को ही शिक्षित किया जाए, जो हमारी तरह सोचे, हमारी तरह बात करे, हम कैसे काम करते हैं उनको सीखे और उन्हें शिक्षित करने के बाद अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया जाए, उपयोग किया जाए। देखिए यहाँ भी ब्रिटिशर्स अपने फ़ायदे के लिए शिक्षा नीति लाते हैं, यहाँ के लोगों को ट्रेन करते हैं और अपने छोटे मोटे कार्यों हेतु नीचे क्लर्कियल ग्रेड के पदाधिकारी तो नहीं बनाते थे, लेकिन नीचे तबके के पदाधिकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्त करते थे और अपने साम्राज्य का प्रशासन करते थे। ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित शिक्षा नीतियों को विपरीत कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ये बोल रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उल्टे क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, सीधा नहीं, उल्टा। नीचे आपको दिया हुआ है मैकाले मिनट, W.W. हंटर समिति, शैडलर समिति, वुड्स डिस्पैच। ये शिक्षा नीति जो आई डिफरेंट टाइम में आई, जैसे कि मैकाले मिनट, W.W. हंटर समिति, शैडलर समिति, वुड्स डिस्पैच। चलिए जानते हैं ये क्या था। देखिए, वर्ष 1835 में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा पर मिनट शीर्षक के साथ प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने भारतीयों को अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षित करने की सलाह दी और भारतीय भाषाओं को समृद्ध किया ताकि वे यूरोपीय वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक अभिव्यक्ति के माध्यम बन सके। उसके बाद हंटर शिक्षा आयोग आया। 1854 में वुड्स डिस्पैच के गैर कार्यान्वयन की शिकायतों की जांच के लिए वाइसराय लॉर्ड रिपन द्वारा नियुक्त एक मील का पत्थर साबित हुआ हंटर शिक्षा आयोग। वहीं ब्रिटिश क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा का समकालीन दर्जा और सुझाव दिए गए जिसके द्वारा इसे बढ़ाया जा सके एवं सुधार किया जा सके। सर विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता वाली इस आयोग ने वर्ष 1882 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। प्राइमरी लेवल का एजुकेशन ये लोग देते थे ताकि अपनी भाषा का माध्यम बना सके भारतीयों को। लॉर्ड कर्जन के उत्तराधिकारियों ने शिक्षा प्रणाली के सुधार में कोई सक्रिय रुचि नहीं ली। शिक्षा प्रणाली अतिभारित थी और विश्वविद्यालय केवल निकायों की जांच के रूप में कार्य करती थी। लीड्स विश्वविद्यालय के डॉक्टर M.E. सैडलर के तहत विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन और रिपोर्ट करने के लिए एक नए आयोग की स्थापना की गई थी। इसे सैडलर कमीशन या कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग कहा जाता था और यह 1917 में लाया गया था, 1917 में। चार्ल्स वुड एक ब्रिटिश उदार राजनीतिज्ञ और संसद सदस्य थे। उन्होंने 1846 से 1852 तक राजकोष के कुलपति के रूप में सेवा प्रदान की। बाद में वे ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बने। वर्ष 1854 में उन्होंने गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को वुड्स डिस्पैच भेजा, 1854 में भेजा। इस डिस्पैच के अनुसार प्रत्येक राज्य में शिक्षा विभाग स्थापित किया जाना था। दूसरा, लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर विश्वविद्यालयों को बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे बड़े शहरों में स्थापित किया जाना था। तीसरा जो इसकी विशेषता थी, हर जिले में कम से कम एक सरकारी स्कूल खोला जाना था। चौथा, संबंधित निजी स्कूलों को सहायता में अनुदान देना था। पांचवा विशेषता था, भारतीय मूल निवासी को उनकी मातृभाषा में भी प्रशिक्षण दिया जाना था। तो पहले की शिक्षा नीति में थोड़ा बहुत सुधार किया गया था, अब भारतीय मूल निवासी को उनकी मातृभाषा में प्रशिक्षण दिया जाने लगा था। वहीं वुड्स डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। Arrange the following education policies in British India in reverse chronology. First, Macaulay's Minutes. Second, W.W. Hunter Committee. Third, Sadler Committee. Fourth, Woods Dispatch. Select the correct answer using the code given below. Option D is correct. 3241. पहले सैडलर कमेटी, उल्टा क्रम में बोल रहा है। सैडलर कमेटी होगा, दूसरा W.W. हंटर कमेटी और फोर्थ वुड डिस्पैच एंड फर्स्ट मैकाले मिनट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इससे पहले हमने बोला था कि विचार मेरे मन में भी आ रहा है, फिर विचार ही आ गया।
तो चलिए हम अपने मन के विचार को प्रदर्शित करते हैं आपके सामने। मैं गांव से दिल्ली गया। सुबह सुबह मुझे कोचिंग जाना था। मैं उठा, मेरे फ्रेंड भी उठे। उसने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, आज मुझे डेट पे जाना है। मैं सोचने लगा कि यार डेट पे जाना है। मैं बोला किस डेट पे जाना है? मुझे नहीं पता था डेट क्या होता है। मैंने बार बार पूछा उससे कि किस डेट पे जाना है। तो बोला कि क्या यार तुम मजाक करते हो, चलो मेरी खिंचाई कम करो, रास्ते में ही तुम्हारा कोचिंग पड़ता है, मेरे बाइक पे बैठो, मैं तुम्हें कोचिंग पे छोड़ते हुए चला जाऊंगा। मैंने भी सोचा किसी डेट पे होगा इसको जाना, आज नहीं है वो डेट, जिस दिन जाना होगा हमको बता देगा। वो मुझे अपने बाइक पे बिठा कर ले जा रहा था। रास्ते में एक लड़की क्रॉस की। उसको देखकर बोला कि देखते हो ये मेरी एक्स है, मेरी एक्स जा रही है। तो फिर कंफ्यूज हो गया कि यार पहले डेट समझ में नहीं आया, अब ये बोल रहा है कि एक्स जा रही है। अब ABCD से एक्स निकल कर सड़क पर जा रही है तो W के बाद एक्स आता है ना जी, WXYZ। अब एक्स निकल कर सड़क पर जा रही है तो अंग्रेजी में A to Z अब 26 वर्ड नहीं 25 वर्ड ही होंगे। मैंने बोला ये तो गजब हो गया, A से लेकर Z तक W के बाद एक्स आता है, एक्स अब सड़क पर चली गई, तुम्हारी एक्स सड़क पे घूम रही है तो तुम्हारे ABCD में तो 25 ही शब्द होंगे। तो वो हंसने लगा। अब क्या था कि समय से पहले हम कोचिंग पहुंच गए तो मेरा मन नहीं लग रहा था। मैंने बोला कि रुक जाओ तुम। वो बोला कि नहीं यार मुझे डेट पे जाना है। तो मैंने सोचा तुमको किस डेट पर जाना है मुझे भी देखना है, आज वो डेट नहीं है ना। तो फिर हंसते हुए मेरा हाथ पकड़ कर ले गया तो मैं देखा एक पार्क में एक लड़की बैठी हुई है, वहाँ गया, वो उससे मिला। मैं सोच रहा था, मन ही मन बोला मुझे डेट पे जाना है, आज वो डेट भी नहीं है, ये उल्टा पुल्टा काम कर रहा है। इतने में उधर से पुलिस आ गई। पुलिस आई और वहाँ पर हम लोगों को पकड़ लिया। अब मैं बोला उसको कि भाई साहब मैं तो पढ़ने जा रहा था। तो बोला कहीं चलो थाने, तुमको थाना चलना पड़ेगा। थाना गया मैं। रास्ते में थाना जाने के क्रम में मैं बोला यार तुम क्या कर रहे हो, कभी एक्स तुम्हारा रास्ते में घूम रहा है, तुम्हारा W के बाद एक्स को तुम गायब कर दिए, अब तुम्हारे ABCD में WYZ होगा क्योंकि एक्स तो सड़क पे जा रही है, अब ये डेट का क्या चक्कर है? तो वो बोला यार जब लड़का लड़की से मिलने जाता है तो उसे डेट बोलते हैं। बोले ओह आई सी। अब मैं तो गांव से गया था, मुझे उतना पता नहीं था। अब थाने गए। थाना में जो बड़ा बाबू थे, दरोगा बाबू, वो डांट दबार कर बोले कि आज के बाद नहीं ना ऐसा करोगे। बोला नहीं सर, डांट दबार कर छोड़ दिए। लेकिन जाते जाते बोले कि तुमको 4 डेट पे यहाँ आना है। अब मैं फिर कंफ्यूज हो गया। मैं जाते जाते बोल दिया कि सर अब किसके साथ आना है डेट पे। चलो खैर ये एक विचार था, बाद में मुझे पता चल गया कि डेट क्या होता है और एक्स क्या होता है। पढ़ाई कीजिए, नहीं तो जिंदगी एक्स की जगह रिलैक्स हो जाएगी। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला विचार है सतारा प्रथम राज्य था जिसे अंग्रेजों द्वारा व्यक्तिगत का सिद्धांत नीति के आधार पर जोड़ा गया था। दूसरा विचार है वारेन हेस्टिंग्स ने भारत में सहायक संधि की शुरुआत की। और तीसरा, अंग्रेजों ने घेरे की नीति, जिसे रिंग फेंस की नीति भी कहते हैं, उसके तहत व्यापार एकाधिकार के लिए अपनी राजनीतिक शक्ति का उपयोग किया और इंग्लैंड में निर्यात वित्त पोषण के लिए राजस्व का प्रयोग किया। और चौथा विचार है हैदराबाद के निज़ाम अंग्रेजों के तहत सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम थे। सतारा को डलहौजी ने 1848 में चूक नीति के सिद्धांत द्वारा जीता था। चूक के सिद्धांत के अनुसार एक राजा जो राज्य के लिए एक जैविक उत्तराधिकारी देने से पहले मर गया है तो ब्रिटिश उस राज्य पर कब्जा कर लेंगे और इसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर देंगे। इसके बाद कई अन्य राज्यों जैसे कि नागपुर, झांसी और जयपुर को इस नीति के तहत संलग्न किया गया। बी का आंसर है कंपनी द्वारा यह पद्धति के माध्यम से ब्रिटिश सर्वोच्चता के शाही विस्तार और समेकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। विजय या युद्ध द्वारा उद्घोषणा की नीति, कूटनीति और प्रशासनिक द्वारा अनुलग्न की नीति। कूटनीति और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए वारेन हेस्टिंग ने रिंग फेंस नीति का पालन किया। वेलेस्ली ने सहाय गठबंधन की नीति लाया और डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति पेश की। रिंग फेंस की नीति का उद्देश्य कंपनी के सीमाओं की रक्षा के लिए बफर जोन बनाना था। यह उनके अपने क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए उनके पड़ोसियों की सीमाओं की रक्षा की नीति थी। इस प्रणाली के तहत लाए गए राज्यों को बाहरी आक्रमण के खिलाफ सैन्य सहायता का आश्वासन दिया गया था, लेकिन स्वयं के खर्चे पर सहायक गठबंधन स्वीकार करने वाले भारतीय राज्य थे। हैदराबाद के निज़ाम 1798 में, जो कि सब्सिडी अलायंस के तहत स्वीकार करने वाले राज्य थे,
हैदराबाद के निज़ाम 1798, मैसूर के शासक 1799 1799, तंजौर के शासक भी 1799 के तहत मिलाए गए थे, अवध के नवाब 1801 में, पेशवा के नवाब भी 1801 में, बराड़ के भोसले राजा 1803 में, वहीं जोधपुर, जयपुर, बूंदी के राजपूत राज्य भी सब्सिडी अलायंस के तहत मिलाए गए थे। होलकर 1818 में सब्सिडी अलायंस, जिसे सहायक गठबंधन भी कहा जाता है, को स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा परिसंघ थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रथम, सतारा प्रथम राज्य था जिसे अंग्रेजों द्वारा व्यपगत का सिद्धांत नीति के आधार पर जोड़ा गया था। वारेन हेस्टिंग्स ने भारत में सहायक संधि की शुरुआत की। सी, अंग्रेजों ने रिंग फेंस की नीति, जिसे घेरे की नीति भी कहते हैं, उसके तहत व्यापार एकाधिकार के लिए अपनी राजनीतिक शक्ति का उपयोग किया और इंग्लैंड में निर्यात वित्त पोषण के लिए राजस्व का प्रयोग किया। डी, हैदराबाद के निज़ाम अंग्रेजों के तहत सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम थे। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और डी सही है। सतारा प्रथम राज्य था जिसे अंग्रेजों द्वारा व्यपगत का सिद्धांत नीति के आधार पर जोड़ा गया था। वहीं अंग्रेजों ने घेरे की नीति के तहत व्यापार एकाधिकार के लिए अपनी राजनीतिक शक्ति का उपयोग किया और इंग्लैंड में निर्यात वित्त पोषण के लिए राजस्व का प्रयोग किया। अब मेरे मन में ख्याल आता है कि अंग्रेजों ने बहुत सारी नीतियाँ बनाई अपने प्रशासन का विस्तार करने के लिए, संचालन करने के लिए, अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए। अब इसके संचालन हेतु कुछ अधिकारियों को भी नियुक्त किया होगा। तो जानते हैं किसे दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के बाद पंजाब के पहले मुख्य आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। देखिए, एंग्लो सिख युद्ध के बारे में भी हम विस्तार से बताएंगे, जो हमारा ओनली फैक्ट्स वाला आएगा ऑनलाइनर उसमें। यहाँ हम लोग प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो पहले जानते हैं, लाहौर की संधि के अनुसार लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में पंजाब 1849 में अंग्रेजों द्वारा जीता गया था। सर जॉन लॉरेंस को अपने प्रशासन की देखभाल करने के लिए पंजाब के पहले मुख्य आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। किसे? सर जॉन लॉरेंस को। निम्न में से किसे दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के बाद पंजाब के पहले मुख्य आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए, सर जॉन लॉरेंस। ऑप्शन ए देकर ही मिल गया आंसर मुझे, सर जॉन लॉरेंस आंसर होगा। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब आफ्टर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर? आंसर इज ए, सर जॉन लॉरेंस। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।